नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में नगर सरकारों के प्रचार का एक तरह से पहला दौर खत्म हो गया है। दरअसल ये इसलिए भी है कि बारिश के दौरान नगर सरकारों की कली खुल गई और उससे भी ज़्यादा कली खुली नगर सरकार के दावेदारों की, जो महापौर बनना चाहते हैं, जो पार्षद बनना चाहते हैं। असल में पहली बारिश में नालियाँ जो है तालाब बन गई। वृक्षारोपण की बात तो सब करते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज एक वृक्ष लगाते हैं, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी अपने इलाके में पेड़ पौधे लगाने की ना तो बात करता है ना पेड़ लगाता है। इसलिए हमारा कहना है कि प्रचार में तो पास हो गए, लेकिन विकास में ये सब पानी पानी है। तो प्रचार भी पानी पानी और विकास भी पानी पानी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे 3 और 4 विशेष मेहमान। 4 इसलिए कि जबलपुर से जुड़ेंगे चैतन्य भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्टूडियो में रहेंगे आशीष दुबे जी, स्काइप पर रहेंगे योगीराज योगेश जी और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे संदीप पौराणिक जी। तो सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करें उसके पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 साल से लगातार पौधे लगा रहे हैं। उन्होंने 46 डिग्री तापमान में भी पौधे लगाए, चाहे वो भोपाल में रहे हों या भोपाल के बाहर। लेकिन सबसे खास बात यह कि उनके इस काम का किसी ने अनुकरण नहीं किया। बीजेपी कांग्रेस दोनों कटघरे में है। मुख्यमंत्री के साथ साथ हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, ये 3 बड़े दिग्गज मध्य प्रदेश में स्थानीय सरकारों की प्रचार की कमान थामे थे। लेकिन जहां तक विकास की बात है, इसकी बातें तो सबने की, लेकिन नालियां जो तालाब बन गई थी, इस पर किसी ने ऐतराज नहीं किया। वृक्ष कटने की वजह से जो तापमान बढ़ रहा है, इस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आशीष जी। सबसे पहले मैं आपसे इसकी शुरुआत करूंगा। ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि स्थानीय सरकार में शामिल होने के बाद, महापौर बनने के बाद, पार्षद बनने के बाद लोग पैसा ज़्यादा कमाएंगे, विकास कम करेंगे। ये बात मैं इसलिए बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे प्रचार में विकास की बात करते हुए देखे, लेकिन विकास पर कोई काम करता हुआ नजर नहीं आया। आपकी राय? बिल्कुल, ये बात तो देखी गई है क्योंकि चुनाव की जो पॉलिटिक्स थी, इसमें जो सियासत थी, ये सब चीज़ें थी, इस वजह से सारे लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। आरोप स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सारे मुद्दे आ गए। लेकिन जो जनता के सरोकारों से जुड़ी जो बात थी, किसी मतदाता का मन जीतने के लिए उस तरह के टोटके यदि कह लिए जाएं तो वो भी ये प्रत्याशी नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री रोज एक पेड़ लगाते हैं, वो उनका रूटीन है, वो अपने हिसाब से लगाते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, उनके प्रमोटर थे, उनके सरपरस्त जितने बड़े नेता थे, वो ये सब चीज़ें कर सकते थे, विकास की बातें कर सकते थे। विकास की कोई पहल या कोई ऐसी पहलकदमी अगर वो करते तो मुझे लगता है बहुत गहरा असर होता है। ये चुनाव भी सार्थक हो जाता है, क्योंकि एक निचले स्तर पर चुनाव होता है जो सीधे जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पर है कि उदाहरण की तरह अगर ये लोग पेश आते अपने आप को, तो अगर हम वृक्षारोपण की बात करें तो बारिश का वक्त है, इस वक्त बहुत ही सही तरीका हो सकता था। हालांकि बीजेपी ने आखिरी 2-3 दिन पहले एक ग्रीन संकल्प करके एक कवायद की थी, जिसमें सारे प्रदेश के उनके पदाधिकारियों ने पौधे लगाने की रस्म की थी। लेकिन ये पहले दिन से होनी चाहिए थी, क्योंकि जनता से जुड़ी चीजें पहले दिन से, और वो वार्ड वार होनी चाहिए, हर वार्ड में होनी चाहिए। जी हाँ, वार्ड स्तर पे होनी थी। उनके सारे कार्यकर्ता, नेता जो भी थे, वो सब लोग करते, प्रत्याशी करते, सारे दल के भी लोग अगर उसको कर लेते तो और भी अच्छी बात हो जाती। तो ये सब चीज़ें नहीं होने से थोड़ा सा ये चीज़ लगता है कि एकदम ड्राई टाइप की पॉलिटिक्स है ये। इसमें सरोकार जो है बहुत बाद में आते हैं या जीतने के बाद आते हैं। जो हार जाता है वो तो सब नमस्कार कर लेता है इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ें यदि जुड़ जाएं, अब चुनाव आयोग तो इन सब चीज़ों को नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये हालात रहे और इस तरह से शहर बंजर होते रहे और विकास के नाम पे खोखलापन उनमें आता रहा, तो मुझे लगता है कभी ये नियम भी बनाने पड़ेंगे कि भैया ये भी कर लो थोड़ा सा। क्योंकि यदि हम सिर्फ राजधानी की बात कर लें तो राजधानी में लाखों पेड़ काटे गए हैं, इस तरह की कई रिपोर्ट है। BHEL जो सबसे हरा भरा इलाका था, वहां पे माना गया है कि तकरीबन 7-8 लाख पेड़ कम हो गए हैं। वो कहाँ गए, क्या गए, कैसे, ये सब चीजें। इसी में मैं एक चीज जोड़ूंगा। BHEL की जो आपने जिक्र किया कि भोपाल में अगर तापमान 44 डिग्री होता था, तो BHEL ऐसा क्षेत्र है जहां तापमान 42-41 यानी 3-4 डिग्री का फर्क आता था, ठंडा होता था वो। लेकिन अब वो भी तपने लगा है। बिल्कुल 4-5 डिग्री वहाँ कम होता था, अब वहाँ बंजर हो गया, चूंकि वहाँ टाउनशिप
में लोग रहने वाले नहीं रहे तो देखभाल भी नहीं रही पौधों की, लोगों ने काटे होंगे, जो भी किया होगा। तो ये भी है। दूसरी बात यह है कि देखिए, सरकार एक तरफ वृक्षारोपण की बात, पौधारोपण की बात करती है, दूसरी तरफ उसकी पौधारोपण के प्रति यदि हम बहुत साफ गोई से बोलें तो उसकी प्रतिबद्धता क्या है। भोपाल का एक बड़ा इलाका स्मार्ट सिटी के नाम पे पेड़ पौधों से काट दिया गया। वो जो पेड़ जो है 60, 70, 80, 100 साल पुराने थे, उनकी जगह कितने मुश्किल 10% पौधे लगे, और यदि वो पनप भी गए तो उनको उस तरह का असर और उस तरह का लाभ देने में कम से कम 20 साल और लगेंगे। तो वो 20 साल का खोखलापन हमारे सामने और है। इस चुनाव में वो मुद्दे, वो पेड़ जो कट गए वो चुनावी मुद्दा नहीं बना। वो पेड़ जो कट गए हैं प्रत्याशियों के लिए, वो पेड़ लगाना मुद्दा नहीं बना। तो यही सबसे बड़ी बात है कि प्रचार में तो पास हो रहा है लेकिन विकास में फेल हो रहा है। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी हैं। चैतन्य भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल भोपाल की हालत हमने आपको बता दी कि मुख्यमंत्री रोज सुबह एक पेड़ लगाते हैं, लेकिन जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की हम बात करें तो एक बार उनसे पूछा गया था, जैसे जिक्र किया आशीष दुबे ने, कि भोपाल में लाखों पेड़ कट गए। एक चंदनपुरा या चंदन घाटी करके भोपाल में है जहां स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, उस पर भी लाखों पेड़ कट गए। तब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछा गया था कि साहब पेड़ बहुत कट रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक सेंटेंस कि डेवलपमेंट होगा तो पेड़ तो कटेंगे, ऐसा कहकर वो चल दिए थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन ना तो इनकी पार्टी के लोग, ना इनके मंत्रिमंडल के लोग, ना इनके अधिकारी, और ना इस चुनाव के दौर में किसी ने रोजाना पेड़ लगाने की कवायद पार्षद प्रत्याशियों ने भी नहीं की, महापौर प्रत्याशियों ने भी नहीं की, और नालियां तो पहली बारिश में तालाब बन गई। तो जो नगर को विकास की बात कर विकास के दावे करके चुनाव में उतर रहे हैं, उनको इस पूरे प्रचार में ये चीजें नजर नहीं आई। इस पर आपकी राय? जबलपुर के हाल भी हमसे शेयर करिए कि वहां चुनाव के दौरान क्या स्थिति बनी। देखिए राघवेंद्र जी, ये जो चीजें हैं ना, इन पे किसी नेता का ध्यान नहीं। मुख्यमंत्री जरूर एक पेड़ रोज लगा रहे हैं, लेकिन जो एक प्रशासनिक तबका है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर पेड़ कटे हैं तो हम वहां पे पेड़ लगाएं, या उनकी पार्टी के लोग, उनको किसी बात की चिंता नहीं है कि पेड़ लगे हैं कट गए हैं, इससे कोई लेना देना। जबलपुर से भोपाल के रास्ते में बेड़ा घाट तक 22 किलोमीटर का मतलब जगह है, वो 22 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से बेड़ा घाट। वहां पे 50-50, 60-60 साल पुराने इतने बड़े बड़े पेड़ थे जिनको 4 लाइन के नाम पे काट दिया, और उसको काटे हुए कम से कम 5-6 साल हो। अगर उन 5-6 सालों में उन पेड़ों की जगह पौधे लगा दिए जाते, उससे थोड़ा सा पीछे हटा के या जहां भी जगह मिलती, तो आज वो कम से कम 10-12 फुट के तो हो ही जाते। लेकिन इस बात की चिंता किसी को नहीं है कि हम पर्यावरण को सुधार करें। आप देखिए 44, 45, 46, 43 तक पारा जा रहा है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे ऐसा ही एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात में इतना पानी बर्बाद होता है और फिर गर्मी में लोग कहाँ से पानी लाते हैं एक एक बाल्टी के पानी के लिए तरफ। तो ये जो नगर निगम की जो प्रमुख चीजें हैं, इन पे किसी प्रत्याशी का ध्यान नहीं है, ना कोई आगे करने वाला। ये भी मैं आपको बता दूं कि ठीक है, आपने सही कहा कि प्रचार में तो पास हो गए हैं, लेकिन विकास के मामले में ये हमेशा फेल रही है। 15-17 साल से जबलपुर में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नर्मदा आज भी उतनी ही प्रदूषित है, उसमें 50 नाले मिल रहे हैं। 2500 बार ये घोषणाएं हो चुकी कि हम नर्मदा को साफ कर देंगे, और इस बार भी वही वादा किया गया है कि हम नर्मदा को बिल्कुल साफ कर देंगे, लेकिन नर्मदा में मिलने वाले नालों को आज तक कोई बंद नहीं। चेतन जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम साफ कर देंगे, मतलब बिल्कुल साफ कर देंगे, आपको अगली बार नर्मदा जी दिखेंगी नहीं। मुझे लगता है यही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उसमें गंदगी फैल रही है और उसमें किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है कि नर्मदा जो हमारी, हर नेता आके सबसे पहले नर्मदा की पूजा करता है। मुख्यमंत्री आए, वो भी नर्मदा की पूजा करके उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। कमलनाथ आए, उनने किया। जो प्रत्याशी थे वो सब नर्मदा के दर्शन करने गए, नर्मदा का आगमन किया, लेकिन नर्मदा साफ हो इस बात की चिंता किसी ने नहीं। ये जरूर है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनने कहा कि मैं सबसे पहले अगर कोई फाइल में दस्तखत करूंगा तो वो नर्मदा साफ करने की फाइल होगी। अब देखते हैं वो जीतते भी हैं कि नहीं जीतते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए कि नर्मदा जो है वो जबलपुर के लिए एक, आप समझ लीजिए कि वरदान है जी। और उसके बावजूद अगर पानी की कमी है तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह की नौटंकी चल रही है। दूसरी बात जो अभी आपने बताई और आप सीन भी दिखा रहे हैं अपने उसमें, कि किस तरह से पानी भरा है।
जबलपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूट मार मची हुई, जो बंदरबांट मची हुई, अधिकारियों ने अपने घर भर लिए हैं, करोड़ों रुपया खा गए हैं, लेकिन उस पर किसी जनप्रतिनिधि ने ना तो आज तक कोई सवाल पैदा किया, ना उनका कोई हस्तक्षेप है। इवन नगर निगम का जो महापौर है, पिछले जो महापौर रहे, उनका भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर और सीओ, 3 लोग हैं जो स्मार्ट सिटी के नाम पे अपना काम चला रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे 300 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने संवाददाता से बोलेंगे कि वो जबलपुर की स्थिति बताएगा कि 300 करोड़ रुपए में एक नया शहर बस सकता है, लेकिन 300 करोड़ रुपए में क्या स्थिति है शहर की। 3 इंच पानी में घुटने घुटने तक पानी हो गया था पूरे शहर में। ऐसा कोई इलाका नहीं था जिसमें पानी ना भरा हो। अगर मान लीजिए 7-8 इंच 9 इंच बारिश अगर एक दिन में, एक रात में हो जाती, तो शहर की क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, और सत्ता के बाद जब आप देखिए कि एक एक पार्षद अगर 40-40, 30-30 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो वो कौन सा विकास करेगा? सबसे पहले तो वो अपना पैसा वसूल करेगा, फिर उसका ब्याज वसूल करेगा, और इसमें 5 साल निकल जाएंगे। तो आप देखिए कि जो साइकिल पे चलने वाले पार्षद थे, वो आज एसयूवी पे चल रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि आप नगर निगम के चुनाव करवा दें, कुछ भी करवा दें, लेकिन शहर की जो स्थितियां हैं, आपका भोपाल तो राजधानी है, इंदौर बड़ा शहर है, जबलपुर बड़ा शहर है, ग्वालियर शहर है, लेकिन सब जगह एक सी स्थितियां हैं, और इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। शिवराज सिंह जी जरूर वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक उनकी कमजोरी है, वो जनता से जरूर कनेक्ट है, लेकिन प्रशासन पे उनको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अंकुश नहीं है। नहीं तो अगर मुख्यमंत्री रोज एक पौधा लगा रहा है, तो निश्चित तौर पे उनके तमाम मंत्रियों को, तमाम अफसरों को रोज एक पौधा लगाना है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। भोपाल का चंदनपुरा एक ऐसा इलाका है जहां टाइगर का मूवमेंट है, लेकिन उस इलाके में फार्म हाउस बन गए हैं, स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, और चोरी छिपे दिन दहाड़े भी पेड़ कट रहे हैं हजारों की तादाद में। लेकिन आपने जो कहा कि आपके यहाँ के मेयर प्रत्याशी ने कहा कि अगर वो जीतते हैं तो पहला साइन करेंगे वो नर्मदा सफाई के फाइल पर, लेकिन हस्ताक्षर करने से मुझे लगता है कि नर्मदा जी साफ नहीं हो पाएंगी जब तक कि आपके मन में उसके प्रति दृढ़ संकल्प ना हो। मैं लौटूंगा आपके पास, बहुत सारी बातें आपने विस्तार से की है। स्मार्ट सिटी के नाम पर तो बहुत बंदरबाट हुई है। इस मामले में तो एक सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने भी सार्वजनिक मंच से इसका दुखड़ा रोया था। इस पर हम और किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। योगीराज जी हमारे साथ हैं। योगीराज जी, सवाल है कि प्रचार में सब पास हो रहे हैं, बहुत महंगा प्रचार है, लेकिन 1 जुलाई से प्लास्टिक की सिंगल यूज पन्नी खत्म करने की बात की थी, लेकिन बहुत सारे बैनर जो ऐसे हैं वो बने हुए हैं जिन पर प्रतिबंध है। बहुत पेड़ों पर लोगों ने अपने छोटे छोटे वो लगा दिए, प्रचार के होर्डिंग्स लगा दिए हैं, कीलें ठोक दी हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की बहुत बैंड बज रही है। और सवाल है कि सरकार ने जिस तरह की सिंगल यूज पन्नी पर रोक लाई थी, सिंगल यूज प्लास्टिक पर, वो चुनाव में धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही है। इस पर कोई रोक नहीं है, ना प्रशासन की नजर है, ना इस पर निर्वाचन ऑफिस की नजर है। आपकी राय? नहीं, आपने राघवन जी बिल्कुल सही कहा। और सरकार केवल आदेश निकाल के और सो जाती है, वो ये नहीं देखती कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें तो सीधा सीधा जिन भी प्रत्याशियों ने प्लास्टिक के और ये सब पर्यावरण पर, पेड़ों पर अपने होर्डिंग्स और बैनर टांग रखे हैं, सीधे सीधे उनके खिलाफ आप एक्शन लेने के साथ साथ योगीराज जी किलो से ठोक रखे उनको, वो बाकायदा प्रचार किया, और वो जो इस्तेमाल की गई प्लास्टिक वो प्रतिबंधित है। अगर चुनाव का जो ऑफिस है वो भी इस पर नजर नहीं रख रहा है, कलेक्टर प्रशासन नजर नहीं रख रहा है, तो मुझे लगता है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम चैतन्य जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो कितने जागरूक हैं। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, शहर की 12 बज जाए, शहर का विकास रुक जाए, पर्यावरण गड़बड़ हो जाए, कोई चिंता नहीं है। जी, बात पूरी करिए। नहीं, असल में क्या है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा है उसको ये जो और इश्यूज जो आज के समय के हैं, पर्यावरण हुआ, स्वच्छता हुआ, प्लास्टिक बैन हुआ, इस इशू को तो कोई चुनाव लड़ते हैं। आप देख लो, आप तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र आप देख लो, किसी भी घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा कि हम पर्यावरण को लेकर रोपण करेंगे। और आज मैं दिग्विजय सिंह की एक सभा सुन रहा था विभा पटेल के समर्थन में, तो वो तो उस महापौर के चुनाव में वो नोटबंदी का जिक्र कर रहे थे, वो पिछले 15 सालों की बात कर रहे थे। तो इन सब बातों से महापौर के चुनाव का क्या लेना देना? आपको ये तय करना पड़ेगा कि शहर की सरकार है, शहर के
अब यदि महापौर और पार्षद के चुनाव में भी नेशनल इश्यूज यदि आएंगे तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज का भला होगा और क्या इन नेताओं का भला होगा और क्या इस पृथ्वी का और पर्यावरण का भला होगा। एक चीज और जिक्र जैसे चैतन्य भट्टे जी कर रहे थे कि जबलपुर में वहां के महापौर ने ये प्रण किया है कि यदि वो बने तो सबसे पहला फाइल नर्मदा की फाइल पर दस्तखत करूंगा साफ सफाई के। और भोपाल में क्या हुआ? भोपाल में एक बड़ी पार्टी की प्रत्याशी ये कहती है कि मैं सबसे पहला काम भ्रष्टाचार खत्म करूंगी। तो एकदम उलट सी चीज है, मतलब लोग कहाँ किस दिशा में काम कर रहे हैं और लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब ये माना जा रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार पहले हुआ है, आप उसको कम करोगे। तो ये जो जिस विषय की आप जो बात कर रहे हैं, जिस कोर इश्यूज की आज बात हो रही है, इस कोर इश्यूज को लेकर कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ा। मेरे क्षेत्र में 4 पार्षदों की पेपर्स और होर्डिंग्स और बैनर से लेकर घर आए। किसी ने कहा कि हम साफ सफाई करेंगे, किसी ने कहा कि हम वाचनालय खोलेंगे, लेकिन पेड़ की बात किसी ने नहीं की, किसी के भी घोषणा पत्र में मुझे दिखी गई। तो ये पार्षदों को ये पता ही नहीं कि पेड़ भी कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज के दौर का। अभी 15 दिन पहले ही पूरा देश, पूरा राज्य जो है वो गर्मी से ऐसा उबल रहा था, लोग हाहाकार मचा हुआ था, 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर था और लोग एसी भी काम नहीं करते, ये नौबत आ गई थी। कूलर तो उसमें असफल हो ही गए थे। लेकिन सवाल है कि सरकारी नर्सरी में आपको बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, प्राइवेट नर्सरी में आपको पेड़ मिलेंगे लेकिन महंगे मिलेंगे। अगर कोई वृक्षारोपण करना भी चाहता तो वृक्ष मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ संदीप पौराणिक जी अगर जुड़े तो मैं, संदीप जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? संदीप जी से संपर्क अभी हमारा नहीं हो पाया। आशीष जी, सवाल ये कि बारिश का मौसम है, बहुत सही वक्त पर चुनाव हो रहे हैं, इसमें कलई खुली हुई है नगर सरकारों की, नगर निगम की, नगर पालिकाओं की। नालियां साफ नहीं हुई, नाले साफ नहीं हुए और गर्मी के पहले जो बनती, कई बार आपने देखा होगा कि जो कुएं बावड़ी होती हैं उनकी सफाई का अभियान चलता था, इस बार वो भी नहीं चला क्योंकि नगर निगम में, नगर पालिकाओं में सरकारें नहीं थी बल्कि अधिकारी बैठे हुए थे। इस पूरे मामले में जो जनप्रतिनिधि है वो उदासीन इसलिए रहे क्योंकि हम तो अब पार्षद बचे ही नहीं, हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, इसलिए नाली भी साफ नहीं हो रही है तो कोई चिंता नहीं की, बावड़ियाँ अगर गंदी पड़ी हैं तो कोई चिंता नहीं की। तो ये जो खुदगर्ज जैसे प्रत्याशी हैं ये कितना भला कर पाएंगे, क्योंकि प्रचार खत्म हो गया, 2 दिन बाद वोट पड़ जाएंगे, सरकार भी उनकी बन जाएगी नगर निगम में, क्या वो सच में जनता के मुद्दों पे खरे उतरेंगे? देखिए, जो पार्षद होता है उसको तो वो चाहे या ना चाहे मजबूरी में उसको जनता के मुद्दों पर जूझना ही पड़ता है, क्योंकि रोज सुबह से उसके यहाँ पर ये बवाल शुरू हो जाता है कि आज नल नहीं आया और पानी नहीं आया और कचरा पड़ा है, फलाना ढिमका। तो सवाल यह है कि इसके पहले से ही यदि वो अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं तो जनता को ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। तो वो मजबूरी में बाद में जीतने के बाद काम करेंगे, उनकी नज़र बजट पे रहेगी, पार्षद निधि पे रहेगी और फलाना ढिमका, और मजबूरी में वो बुनियादी काम करेंगे। तो ये बदलाव, मूलभूत सोच जो बदलाव मांगती है, मूलभूत सोच में जो बदलाव मांगा जा रहा है वो यही है। जैसे भी बात हुई कि यहाँ भाजपा प्रत्याशी हैं वो अपनी कुछ अलग ही बात कर रही हैं, कांग्रेस वाले अलग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे उसमें शामिल हो गए हैं। तो जो बुनियादी चीज़ों के लिए चुनाव हो रहे हैं नगर सरकार के, तो नगर के मुद्दे गायब हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण और नोटबंदी और क्या क्या आज दिन भर बोले गए हैं। तो इनके बजाय देखिए, ये इससे कोई मतलब नहीं होगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये जो चुनाव है ये एक बिल्कुल नर्सरी है राजनीति की। यहाँ पे अगर बुनियादी बातें होंगी तो ही बात बन पाएगी। और नगर निगम में जहाँ तक बात है, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, इंदौर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सपनों का शहर है, फलाना है। इंदौर की हालत क्या है? वो पग पग रोटी और डग डग नीर वाली कहावत है। इंदौर में कहाँ पेड़ दिखते हैं? बंजर हो रहा है वो पूरा निमाड़ मालवा, उसकी किसी को चिंता नहीं। शहर में हमें 20 मंजिल और 50 मंजिल बनाना है, इससे मतलब क्या है? भोपाल का आप देखिए, पिछले 20 सालों में भोपाल का मास्टर प्लान ही नहीं है। भोपाल किस तरह से बन रहा है, भोपाल किस तरह का शहर है, यहाँ के नगर निगम और यहाँ सरकारें हैं उसको किस तरह डेवलप करना चाहिए। भोपाल का कोई मतलब ही नहीं है कि किस तरह उसको डेवलप किया जाएगा, ऐसा कोई खाका नहीं है। कभी उसको IT सिटी बना देंगे, कभी एजुकेशन सिटी बना देंगे, कभी इंडस्ट्रियल एरिया बना देंगे। भोपाल की जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो उसका हेरिटेज है, जो विरासत है, उसको संवारने सहेजने जैसी कोई स्थिति नहीं है। सबको झीलों का शहर कहते हैं, लेकिन झीलें एक के बाद एक दम तोड़ रही है। वही बात है ना, भोपाल का जो माहौल, झीलें थी जी जो लबालब भर रही थी, अब वो झीलियां पट गई है, वहाँ कॉलोनियां कट गई हैं। वहाँ कॉलोनियां कट गई हैं। आप ये देखिए कि पहले भी एक सरकार थी 2.5-3 दशक पहले, तो
ये जो अपना ये जो बड़े तालाब के आसपास का जो पहाड़ी एरिया है वो 2 बड़ी योजनाओं की वजह से सुरक्षित है। एक मानव संग्रहालय, दूसरा वन विहार। वो 8-10 7-8 किलोमीटर का एरिया सुरक्षित रह गया, वरना उसके आसपास सारे मल्टी स्टोरी और वो बिल्डर के वो बने हुए हैं। तो अगर वो नहीं होता तो ये भी चला जाता। तो सवाल ये है कि सरकारों को रोज रोज के कर्मकांड करने की बजाय कोई ठोस विचार रखना चाहिए कि हर शहर एक अलग तासीर से विकसित होता है। जरूरी नहीं सबको आप इंदौर और मुंबई बना दो, हर शहर की अपनी तासीर होती है। आप सब जगह आप ऐसा हौच पौच कर देंगे तो शहर बचेंगे कहाँ, उनकी कल्चर उनका वो सब कहाँ बचेगा। बिल्कुल। तो ये अगर जो नगर निगम के दावेदार आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और शहर की सत्ता के लिए, यदि वो इस विचार के साथ पेश आएंगे तो जनता को ठीक से आकर्षित कर पाएंगे। बाकी सब चीजें तो ठीक है, बाकी शहर का एक शेप होना चाहिए। हर शहर का, हर शहर की अपनी तासीर है, उसकी संस्कृति है। उस हिसाब से जैसे अगर भोपाल झीलों का शहर, पहाड़ों का शहर, तो आप झीलें बचाइए, पहाड़ बचाइए, वृक्षारोपण करिए। जौनपुर की अपनी तासीर है, वो सांस्कृतिक राजधानी रही है मध्य प्रदेश की, आप उसको वैसे डेवलप करिए। हमारे साथ संदीप जी जुड़ गए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी राघवन जी, चर्चा के आखिरी दौर में आपसे बातचीत हो पा रही है। हमने बहुत सारी बातें कर ली। भोपाल झीलों का शहर है, झीलें बर्बाद हो रही है। पहाड़ों का शहर है तो पहाड़ कट रहे हैं। पर्यावरण की बात करने वाले मुख्यमंत्री रोज पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनकी चीज को फॉलो कोई नहीं कर रहा है। तो वोट सब मांग रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के शहरों की सरकार वाले जो लोग हैं वो स्मार्ट सिटी के नाम पर बर्बाद हुए शहरों को संवारने की बातें ना कर पा रहे हैं, ना उनके कृत्यों से लग रहा है। आपकी बहुत संक्षेप में राय। राघवन जी, बड़ी सीधी सी बात है, जो चुनाव लोग लड़ रहे हैं उनके पास मुझे कई बार ये लगता है कोई विजन ही नहीं है विकास का, पर्यावरण का। वो तो सिर्फ वोट चाहते हैं, वोट के जरिए वो चुनाव जीत जाएं और चुनाव जीतने के बाद वो नेतागिरी करें। क्या आपने ये देखा, ठीक है मुख्यमंत्री जी की आपने बात कही कि वो रोज एक पेड़ लगा रहे हैं, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, कोई ऐसा नेता है या एक ऐसा उम्मीदवार है जिसने खुलकर ये बात कही हो कि वो भी पर्यावरण के लिए इसी तरह के काम करेगा? राघवेंद्र जी, वास्तविकता यह है कि राजनीति में बड़ी संख्या में वो लोग आ गए हैं जिन्हें अपने इलाके के पर्यावरण के, शहर के विकास की चिंता से ज्यादा अपनी चिंता है। यही कारण है कि राजनीति में आने वाले ऐसे लोगों के कारण विकास की रफ्तार कई इलाकों की धीमी पड़ जाती है। जैसे आपने कहा ना, इलाके अलग अलग हैं, जैसे भोपाल अलग है, झीलों का शहर है, और भी शहर ऐसे हैं जहां जल संरचना है। हम बुंदेलखंड की बात करें, कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है वहां पे जो वहां की जल संरचनाओं को बचाने की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हो चुनाव में। क्योंकि अगला संकट तो पानी को लेकर ही है पूरी दुनिया में। अगर पानी की बचाव की, पेड़ों की बात कोई नहीं करेगा तो आप चुनाव में भले जीत जाएं, लेकिन पर्यावरण में हार जाएंगे, पानी के मुद्दे पर हार जाएंगे। सीधी सी बात है। चैतन्य भट्टी जी, आपने कहा कि नर्मदा जी वहां प्रदूषित है, हर कोई आके वहां नर्मदा माई की जय बोलते हैं और उसके बाद नर्मदा जी की चिंता खत्म कर देते हैं, ना पेड़ लग रहे हैं। आपने कहा कि 20 किलोमीटर का इलाका जो जौनपुर का और भेड़ाघाट का है, वहां पेड़ लगे नहीं है, 5 साल से पेड़ कट गए हजारों। तो ये चिंता करने की जरूरत है। इसके लिए जनता दबाव बनाए या ना बनाए, लेकिन जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको इस मुद्दे पर थोड़ा सा पिन करने की जरूरत है। आपकी राय? देखिए, मैं बताऊं आपको कि जबलपुर को जबल माने पत्थर, पहाड़ियों का शहर माना जाता है, इसलिए उसका नाम जबलपुर पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ियों की जगह पर हजारों पेड़ लगे हुए थे, लेकिन वहां पे लोगों ने अतिक्रमण करके बस्तियां बना दी, पूरे पेड़ काट डाले, पहाड़ियां तोड़ डाली। लेकिन जब इस पे प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दी, जब हजारों मकान वहां पे बन गए, तब हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया, तब प्रशासन जागा और उन्होंने उनको हटाया और अब वहां पर पेड़ लगाने की बात की जा रही। अब ये पेड़ कब बड़े होंगे, कब हरियाली होगी, ये बहुत बड़ा सवाल। तो मुझे लगता है कि ये जो भी चीजें हैं, ठीक है कलेक्टर जिले का मालिक होता है, लेकिन उसका विजन कैसा हो, कोई विषय विशेषज्ञ की जरूरत है कि नहीं है, ये भी तो देखना होगा। स्मार्ट सिटी आपने बना दी, लेकिन स्मार्ट सिटी में किसकी पोस्टिंग है? स्मार्ट सिटी में एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्टिंग है, जिसको कुछ नहीं मालूम कि हमको कैसे विकास। विजन पीएम का है और पूरा करने के लिए डिप्टी कलेक्टर है। अब वो बेचारा कैसे कर पाएगा? वो इतना छोटा अधिकारी, उसकी छोटी सोच और काम बहुत बड़ा। तो उसकी तो माने पूरी योजना की तो जुलूस निकलनी है, योजना असफल होगी ये तो आपने पहले से तय कर दिया। बिल्कुल सही बात। तो ये स्थितियां जो हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। अरबों खरबों रुपया अगर आप स्मार्ट सिटी के नाम पे दे रहे हो और उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और विषय विशेषज्ञों की वहां पे पोस्टिंग होना चाहिए, चाहे आप बाहर से लाओ, चाहे अपने डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट से लाओ। अब वो डिप्टी कलेक्टर को क्या मालूम कि कितनी ऊंचाई की सड़क बनना है, या उसमें कितनी गिट्टी लगना है, या उसमें कितनी सीमेंट लगना है?
तो वो ठेकेदार अपने हिसाब से काम करता है। एक आध बार वो निरीक्षण करने आ जाते हैं, 1-8 लाख रुपए का उनके ऊपर दंड डाल दिया, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 40 करोड़ की सड़क बना रहा है, उसमें से 1 लाख रुपए अगर उसको दंड मिल भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी शहर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो भोपाल हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो। अभी जैसे दुबे जी ने कहा कि इंदौर की क्या स्थिति है, सपनों का शहर बनाने की बात कर रही है, वो मुझे लगता है कि सिर्फ सपना ही रह जाएगा, सपनों का शहर बन नहीं पाएगा। वो नर्मदा जी को साफ करने की बात हो रही है, नर्मदा जी साफ हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं। सपनों के शहर की बात है तो वो शहरी सपनों में चला जाएगा। अगर जनप्रतिनिधि ऐसी रहे तो मुझे लगता है कि संकट बहुत बड़ा है। चर्चा के लिए वक्त कम है, मैं फिर कभी इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अंतिम टिप्पणी के लिए योगीराज जी, मास्टर प्लान है नहीं, लेकिन शहर के विकास की बातें कर रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पर्यावरण की बात हो रही है, नदियां प्रदूषित हो रही है, लेकिन साफ करने की बात कर रहे हैं। ये जुबानी बातें हैं और कागजों पर हो रही है। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल इसको धरातल पर लाना पड़ेगा और लोगों को अपने इश्यूज समझने पड़ेंगे कि शहर के इश्यूज क्या है। भोपाल के संदर्भ में बात करो तो बड़ा तालाब लाइफ लाइन मानी जाती है। इसी चुनावी घोषणा पत्र में बड़े तालाब का जिक्र नहीं किया किसी पार्टी ने। इसमें भोपाल का मास्टर प्लान के पिछले 5 सालों से 7 सालों से चर्चा चल रही, आज तक उसका जिक्र किसी ने नहीं किया कि मास्टर प्लान कैसा होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा। समय कम है योगीराज जी, लेकिन हमने चर्चा आज इसलिए रखी कि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, 6 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद सरकार बन जाएगी। लेकिन जो लोग नगर की सरकारों में आएंगे, नगर निगम नगर पालिकाओं में, वो कितनी चिंता करेंगे, क्योंकि अभी से पूत के पाप पालने में दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो लोग विकास करें, पेड़ों को बचाएं, जो जल स्रोत है उनको बचाएं। बाखबर में आसिफ अंधाई, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, और आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।